आज नेशनल यूथ दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस अवसर पर जितने भी दर्शकगण हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है इस सत्र में। मैं अपनी जो प्रधान वक्ता हैं डॉक्टर संगीता सारस्वत जी का स्वागत करती हूँ, वैद्य अरविंद पाठक जी, वैद्य शिल्पा यरमे जी, और हमारे जो संस्थापक हैं हमारे आयुष दर्पण जनरल की, उनके तो कहने ही क्या, उनका तो सबसे पहले स्वागत है और हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं। तो आज हम लोग मैडम का एक व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। मैं उसके पहले थोड़ी सी एक भूमिका बनाती हूँ। आज एक छोटा सा सरप्राइज भी है, वो नवीन जोशी सर वो अभी सर्टिफिकेट्स देंगे या बाद में, पहले सत्र कर लें क्या? नहीं, मैं दे देता हूँ सर्टिफिकेट। मैं यहाँ से शेयर स्क्रीन करता हूँ। मैं मोबाइल पे मैं ऑप्शन है मेरे पास। तो अभी हम व्याख्यान की जस्ट बात कर लें क्या? हाँ, मेरे विचार में अगर व्याख्यान की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं भी रिलैक्स रहूंगा जी। व्याख्यान कीजिए। हाँ सर। तो आज के परिवेश में चाहे उच्च शिक्षा लेने वाला समाज हो या अशिक्षित समाज, उचित आहार विहार और आत्मिक उन्नति के प्रति बहुत उदासीनता हो रही है। हम लोग सब धन कमाने के लिए भौतिक सुख साधनों में लगे हुए हैं और ऐसे में हमारी जो पीढ़ी है वह बिगड़ रही है। बांझपन तो एक आम समस्या हो ही गई है और इलाज द्वारा यदि गर्भ स्थापित होता भी है तो शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जो इलाज कराने वाली महिला है उसको बार बार इनएविटेबल अबॉर्शंस वगैरह हो रहे हों। तो ऐसे में यद्यपि बहुत स्थानों में हमारी जो परंपराएं हैं वो जन्म के पहले से मृत्यु तक के जितने भी संस्कार हैं उनको उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करती है, फिर भी जिनका ध्यान इन संस्कारों पर केंद्रित नहीं है उनमें जागरूकता उत्पन्न करने हेतु हमारे पूर्वज गुरुजन को आयुर्वेद में वर्णित विभिन्न संस्कारों को पुनः प्रचलन में लाने का ध्यान द्वारा इंसाइट प्राप्त हुआ। और जो आयुर्वेद में हमारे ऋषि चरक हैं उन्होंने एकदम स्पष्ट किया है कि उत्तम संतान हेतु जो माता पिता हैं उनको एकदम अपने बॉडी को शोधित करना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग पंचकर्म द्वारा शोधन करते हैं, जब भी ट्रीटमेंट्स देते हैं या कोई भी प्लान करता है प्रेगनेंसी, तो माता पिता को शोधन के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करके और प्लान करके श्रेष्ठ संतान की कामना करते हुए माता को गर्भ धारण करना चाहिए। इसके लिए उन्हें गर्भ स्थापन के पूर्व से ही उचित आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इस सब का पालन करना चाहिए और प्रेगनेंसी हमेशा प्लान करके ही करना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में पहले हमारे यहाँ परंपरा थी पुत्रेष्टि यज्ञ की इत्यादि की, वो निश्चित रूप से माता पिता के मन के भाव को श्रेष्ठ करने के लिए होती थी और साथ में उनकी कामना पूर्ति के लिए भी। गर्भ स्थापन के बाद पुंसवन कर्म जो कि शारीर स्थान 8 में है, श्लोक नंबर 18 में हम लोग देख सकते हैं। गर्भिणी परिचर्या जो शारीर स्थान 8 में चरक में 32वां श्लोक है। दौर हृदय की इच्छा पूर्ति हमको करनी चाहिए, वो शारीरिक स्थान में चौथे चैप्टर में 15वां श्लोक है। और साथ में गर्भ को जो उपघात पहुंचाने वाले भाव हैं कि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक चल रहे हैं या उसके समझ कोई गलत बातें करी जा रही हैं, ये सब और भी जितने भी भाव हैं आहार विहार से भी रिलेटेड, वो सारे हमको ये निर्देशित दिए गए हैं कि बिल्कुल इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जाति सूत्री अध्याय में ये स्पष्ट है कि माता के मन की स्थिति का जो संतान है, माता पिता दोनों की मन की स्थिति का संतान के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है और उस श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए जो जो माताओं ने किया उसका इतिहास भी साक्षी है। उनमें से एक हमारे ये पुरुष थे जिनका आज हम लोग ये अवतरण दिवस बना रहे हैं, विवेकानंद जी। हमारे युग पुरुष गुरु जी भी उन्हीं में से थे, अभिमन्यु थे, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, शिवाजी थे। जिन माताओं ने गर्भस्थ शिशु के लिए शिक्षा दीक्षा घर में की उन्होंने वैसा रिजल्ट भी प्राप्त किया। अब केवल क्वालिटी ऑफ ओवम और क्वालिटी ऑफ स्पर्म पर ही ध्यान ना केंद्रित करके हमको प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया और हमको एक संतान प्राप्त भी हो गई जो कि फिजिकली फिट है, पर मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, उसका आत्मिक उन्नयन पे माता ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो संतान, ऐसी जो संतान है वो राष्ट्र के साथ युग निर्माण कैसे करेगी? राष्ट्र के साथ युग का निर्माण केवल वही संतान कर सकती है जिनकी माता ने उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नयन के लिए भी कुछ कार्य किए हों। हमें गर्व है आज की हमारी जो श्रेष्ठ वक्ता है, हमारी बड़ी बहन डॉक्टर श्रीमती संगीता सारस्वत जी,
युग निर्माण और उत्थान के इस यज्ञ में अपने हस्बैंड डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत सर के साथ अपनी आहुति दे रही हैं और सफल प्रयास कर रही हैं। उनका जो इंट्रोडक्शन है वो तो मैडम शिल्पा येरमे देंगी पूरा, पर उनका एक बहुत ही उत्तम इंट्रोडक्शन वे ये है कि वे युग निर्माण और उत्थान का विजन रखने वाले परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की शिष्य परंपरा से हैं, उनकी शिष्या हैं। और आज हम सब उनके व्याख्यान साइंटिफिक रेलेवेंस और ऑफ गर्भ संस्कार का हम लोग उससे अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे कि कैसे जो मॉडर्न साइंस है उसको देखती है। ये जो हमारी परंपराओं में आता जा रहा है और जो लोग भूलते जा रहे हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए मैडम बहुत प्रयास कर रही हैं। स्पेशली उत्तर प्रदेश और इस साइड के एरिया में वो गरीब से लेके अमीर तक सबको, और बड़े छोटे छोटे हॉस्पिटल से लेके बड़े हॉस्पिटल्स तक में इस पर बहुत काम कर रही है। मैडम शिल्पा येरमे, ओवर टू यू। कृपया मैडम का इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वंदना पाठक मैडम। मैं शिल्पा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं जब तक आप इंट्रोडक्शन दे रही हैं मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ तब तक, है ना? ओके मैडम, नो इशू। यूटिलाइज दैट टाइम। Yeah. So thank you very much. So I welcome all the dignitaries on the dais in today's this session of scientific relevance of गर्भ संस्कार। आज का दिन जैसे अभी वंदना जी ने बताया बहुत ही शुभ दिन है। महाराष्ट्र में आप शिवाजी महाराज को जानते हैं, तो शिवाजी राष्ट्रमाता जिजाऊ का भी आज स्मृति दिन है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है। आज युवा दिन भी है और आज हमारे साथ डॉक्टर संगीता सारस्वत मैडम भी उपस्थित है। तो जैसे अभी मैडम ने कहा कि उत्तम संतति निर्माण, तो इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है शिवाजी महाराज, जो राष्ट्रमाता जिजाऊ जिस तरह से उन्होंने शिवाजी महाराज का पालन पोषण किया, आप सभी इससे परिचित है। और वैसे ही दूसरे महापुरुष है स्वामी विवेकानंद, जिनका भी आज जन्मदिन पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है, जो कि युवकों के प्रेरणा स्थान है। और इसी तरह से हमारे प्रेरणा स्थान के रूप में आप यहाँ पे मौजूद है मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संगीता सारस्वत मैडम इज MS इन OBGY, कानपुर लखनऊ में उनका बहुत ज्यादा सब इस पे गर्भ संस्कार पे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। वो गायनाकोलॉजिकल की जनरल सेक्रेटरी है, जो भी ये होता है, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कानपुर OBS एंड गायनाकोलॉजिकल सोसाइटी की वो वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर रह चुकी है, पोस्ट ट्रेजरर है। बहुत सारे जो संगठन है गायनाकोलॉजी से रिलेटेड, उन पे काफी सारा काम मैडम ने किया है। उसके साथ साथ जो भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन लिया है, उस पे जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेजरर के हैसियत से उन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने 200 वर्कशॉप्स हेल्ड किए हैं रिलेटेड टू द अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर PCOD और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन से रिलेटेड है। इन द साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी फॉर द लास्ट 12 इयर्स, ये भी उनका अलग परिचय है कि स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी वो काम कर रही है। इसके साथ साथ कन्वेनर उत्तर प्रदेश ऑफ आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी ऑफ गायत्री परिवार से भी वो जुड़ी है। तो काफी सारे पोस्ट या काफी सारा वर्क एक्सपीरियंस मैडम के साथ है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि आप मॉडर्न फैकल्टी से होते हुए भी गर्भ संस्कार का प्रयोग करती है। आज के जमाने में तो गर्भ संस्कार का बहुत अपना खासा महत्व है, क्योंकि आज की पीढ़ी प्लानिंग करती है, तो इस प्लानिंग के चलते प्री कंसेप्शनल जो भी एक पार्ट होता है उस पे भी बहुत ज्यादा कंसल्टेशन या उस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये कि आज का जो सेशन डॉक्टर वंदना जी ने रखा है काफी महत्वपूर्ण होता है। आगे हमारे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे गर्भ संस्कार पे एक इंटरनेशनल वेबिनार भी होने जा रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज रखा है। तो आप आज के इस स्थिति में या आज के इस मौके पर मैं जस्ट एक सुविचार शेयर करना चाहूंगी स्वामी विवेकानंद जी का, क्योंकि आज युवा दिन है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो। उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है, यही सफल होने का तरीका है। और इसी के साथ मैं ये परिचय यहाँ पे खत्म करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ और आगे आप सेशन स्टार्ट करें मैडम। थैंक यू।
धन्यवाद शिल्पा जी। आज सभी को विवेकानंद जयंती और माता जीजाबाई की जयंती की बहुत बहुत बधाई। आयुष दर्पण से के माध्यम से जुड़े सभी चिकित्सकों को मेरा प्रणाम, विशेष करके डॉक्टर वंदना दीदी, डॉक्टर नवीन जोशी, डॉक्टर शिल्पा यमे, डॉक्टर वैद्य अपने अरविंद पाठक जी, सभी को मेरा नमन वंदन। आज वाकई में बहुत शुभ दिन है और ये जो विषय आज हम जिसकी चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये पूर्णतः वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित है और इसका सूत्र वर्षों पूर्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने दिया। उन्होंने कहा आने वाला धर्म ही साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का होगा। तो आइए शुरू करने से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्बुद्धि सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री माता गायत्री को प्रणाम करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा आप सब लोग को ज्ञात होगा, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र को जन जन के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को स्टैब्लिश किया और साथ ही संस्कार परंपरा के अभिवर्धन के लिए जीवन पर्यंत काम किया और इसी उद्देश्य के साथ गायत्री परिवार का निर्माण भी किया। गुरुदेव कहते हैं कि आज मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, उसका मूल कारण है मनुष्य का दुश्चिंतन, उसकी निकृष्ट सोच, उसके प्रदूषित विचार। और जब तक इसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम एक उत्कृष्ट समाज की, एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव युग निर्माण के लिए संकल्पित थे, जिसका आधार क्या था? मनुष्य में देवत्व का अवतरण और धरती पर स्वर्ग का उदय। मनुष्य में देवत्व का जो अवतरण है, उसके लिए गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य में देवता बनने की अपार संभावना है और स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात करी। उन्होंने कहा एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। पर हम देख क्या रहे हैं कि आज जब साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी प्रगति के चरम पर है, जब मनुष्य अपने इतिहास के को देखते हुए, जो मानवीय इतिहास है उसमें यदि देखें तो वो सारी सुख संपदाओं से युक्त जीवन व्यतीत कर रहा है, किंतु अंदर से हैरान है, परेशान है, चिंतित है, व्यथित है, आशंकित है, असुरक्षित है। इतनी सुख संपदाओं के बावजूद भी उसके अंदर की शांति भंग हो चुकी है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि हम अपनी संस्कृति से भटक गए, हमने अपने संस्कारों से हम दूर हो गए। इसीलिए अगर हमको एक अच्छे समाज की रचना करनी है, मानवीय जीवन को फिर से उत्कृष्टता पर ले जाना है, तो हमें इसके ऊपर गर्व से काम करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी उच्च स्तरीय व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी भावी माताओं को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये सृजन की शक्ति उनको ईश्वर ने दी है। यदि वो दृढ़ संकल्प कर ले तो
अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके, अपने विचारों को, अपने भावनाओं के प्रति सजग होकर के वो अनेक दैवीय गुणों से युक्त, जैसे संवेदना, तेजस्विता, शांति, प्रेम, प्रखरता, दया, करुणा, ममता से ओतप्रोत एक दैवीय संतान का निर्माण कर सकती है। उसको बताना पड़ेगा कि संतान तो किसी के घर भी आ सकती है, किंतु सुसंतति का निर्माण करना पड़ता है। उसके लिए कुछ श्रम करना पड़ता है। उसके लिए अपने दिनचर्या में, अपने आहार में, अपने विहार में, आचार में, व्यवहार में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। किंतु हमारी पढ़ी लिखी माताएं जो आज करियर ओरिएंटेड हैं, उनको हम जब तक इसका वैज्ञानिक आधार नहीं बताएंगे, तब तक वो इस प्रोजेक्ट से या इस कंसेप्ट से नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए आज का जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक हमने दिया है वो है साइंटिफिक रेलेवेंस ऑफ गर्भ संस्कार। तो यहाँ गर्भ संस्कार के विज्ञान के साथ साथ हम सभी को और साथ में गर्भवती माताओं को ये समझना पड़ेगा कि एक समग्र जीवन शैली अपना करके ही वो अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकती हैं, या फिर अपने गर्भ शिशु को और स्वयं को लाभ पहुंचा सकती हैं। आज की भागती हुई जिंदगी में जो अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं, वो न शारीरिक रूप से स्वस्थ है, न मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है। तो यदि हम चाहते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक रूप से अच्छा स्वास्थ्य लेकर के इस संसार में आए, तो उसमें माता को एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। और यहाँ चिकित्सकों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अप्रोच में एक पूरी समग्र दृष्टि रखें। केवल दवाई दे देना, कुछ टेस्ट करा लेना और कुछ एक्सरसाइज बता देने से काम नहीं चलेगा। हमको एक व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, जिसमें हम अपने शरीर के प्रति, मन के प्रति, आत्मा के प्रति सजग रह सकें। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से भौतिक विज्ञान का विकास हुआ, वो न्यूटोनियन फिजिक्स से आज क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत पे हम पहुंच गए, किंतु हमारी गर्भवती माताओं को अभी इस तरह की इंसाइट नहीं है कि जो उनके गर्भ में शिशु पल रहा है वो मात्र कुछ सेल्स का समूह नहीं है, जिसको हम कभी जाइगोट, कभी एम्ब्रियो, कभी फीटस कह देते हैं, बल्कि उसके अंदर चेतना का समावेश है। वो कॉन्शियस है और ऐसा कॉन्शियस है कि वो गर्भ से ही सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है। वो माता के विचारों से, भावनाओं से प्रभावित होता है और लगभग 80% उसकी फ्यूचर पर्सनालिटी की नींव गर्भ से ही पड़ जाती है। इसलिए ये शांति कुंज हरिद्वार द्वारा पिछले 6 वर्ष से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसका नाम है आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी। ये नाम आप देखेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिस तरह से कुम्हार चाक पे अपने हाथों के मूवमेंट से या तो दिया बना देता है, या सुराही बना देता है, या मटका बना देता है खूबसूरत सा, उसी तरह से हमको आने वाली पीढ़ी को गढ़ना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सज्जन हो, सुशील, प्रतिभाशाली, समुन्नत, सभ्य हो, प्रखर हो, तो ऐसी भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए हमको उसे गर्भोत्सव संस्कार से जोड़ना पड़ेगा। हमको ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो अपने श्रम, साधन, समय, प्रतिभा का एक अंश राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए लगाने के लिए तैयार हो। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए सबका योगदान चाहिए। गर्भवती माता, उसका पति, घर वाले, चिकित्सक, समाज, सबको इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा और सबको इसके अपने उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। तो यहाँ हमको डॉक्टर्स को भी समझाना पड़ता है कि जो एंटीनेटल केयर है वो मात्र आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, सप्लीमेंट देने तक सीमित नहीं है। उसमें हमको एक
स्पिरिचुअल एलिमेंट को ऐड करना बहुत आवश्यक है। जब तक गर्भवती माता के पूर्ण दिनचर्या की प्लानिंग नहीं होगी, किस तरह से ध्यान, जप, योग, प्राणायाम, स्वाध्याय, गर्भ संवाद, गर्भ संगीत, इस तरह की चीजों का उसकी दिनचर्या में समावेश नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छी भावी पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आज विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया है, हार्मोन्स की रिसर्चेस, साइकोलॉजी की रिसर्चेस से प्रूव हो गया है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसका कोई इंडिपेंडेंट वातावरण नहीं है, वो पूरी तरह से अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल नीड्स के लिए अपनी माँ पे निर्भर करता है। वो माँ का वातावरण शेयर करता है, चाहे गर्भकाल के 9 महीने हो, चाहे आने वाले उसके जीवन के प्रारंभिक 5 या 7 साल। एक बायोलॉजिस्ट है, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, सेल बायोलॉजिस्ट ब्रूस लिप्टन, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि एनवायरमेंट के जो स्टिमुलस होते हैं वो एक्चुअली आपके जीन सिलेक्शन में भी काम करते हैं, और यही बेस है एपिजेनेटिक्स नामक विज्ञान का, जो आज बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है। उनका ये कहना है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो लो होती है, उसमें ग्रहणशीलता अधिक होती है। तो जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे माता पिता का व्यवहार होगा, आपसी संबंध होंगे, जैसे घर वालों का व्यवहार होगा, उसी के अनुसार वो सारे प्रोग्राम्स न केवल वॉच करता है बल्कि उसको अपने ब्रेन में डाउनलोड करता रहता है अपने प्रारंभिक 5-7 साल में, और इसी के अनुसार उसका फ्यूचर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, फ्यूचर उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि हम इस पे कैसे काम कर रहे हैं। आइए देखिए, अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी में मुख्यतः 3 लेवल्स पे काम कर रहे हैं। एक है मास अवेयरनेस प्रोग्राम, जो आज हम लोग आपके सामने पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं गर्भ संस्कार का वैज्ञानिक प्रतिपादन, या जो आज टॉपिक हमने यूज किया है साइंटिफिक रेलेवेंस ऑफ गर्भ संस्कार। तो इसमें जन जन को जागरूक करना है, गर्भवती माता, उसके पति, उसके घर वाले, चिकित्सक, हेल्थ प्रोफेशनल्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, जिस तक भी हमारी पहुंच हो, सबको इस कंसेप्ट से हमको अवेयर करना है। दूसरा है गर्भोत्सव संस्कार, द सेरेमनी इटसेल्फ। तो यहाँ समझना ये है कि ये जो संस्कार की प्रक्रिया है वो केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसमें हम माँ को, उसके घर वालों को, उनके उत्तरदायित्व के प्रति जागृत करते हैं कि जो आने वाली संतान, आने वाला शिशु घर में आ रहा है, उसके प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व है। एक ये शिक्षण का प्रोग्राम है जो संस्कार के माध्यम से करते हैं, जिसमें गर्भवती माता और घर वालों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी जानकारी देते हैं। एक तरह से आप समझिए जैसे डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनेटल मदर टू अवेकन हर इनर एनर्जी, अर्थात वो अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करे जिससे वो उसकी जो प्रसुप्त शक्तियां हैं उसके प्रति वो जागृत हो सके, और इस अपनी शक्तियों को वो अपनी सुसंतति निर्माण में लगाए, एक ऐसी संतान का निर्माण करे जो अनेक दैवीय गुणों से युक्त हो। तो इसमें हम समझते हैं कि संस्कार क्या है। संस्कार से हम क्या समझते हैं? संस्कार का अर्थ है परिष्कृत करना या गुणों का आधान करना। जब हम किसी औषधि को या किसी धातु को संस्कारित करते हैं, उसका वेरियस ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो उसके अंदर गुणों की अभिवृद्धि हो जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं संस्कार इज वैल्यू एडिशन। और ये बात हमारे ऋषि जो सूक्ष्म जगत के वैज्ञानिक थे, जो चेतना के, प्रकृति के वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे, वो बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और इसीलिए उन्होंने ये 16 संस्कारों की विधा बताई, जिसके माध्यम से मानवीय चेतना को परिष्कृत किया जा सकता था, मानवीय चेतना को उत्कृष्टता की ओर ले जाया जा सकता था।
ये एक तरह से मनोविकारों का ट्रीटमेंट है। अगर हम चाहते हैं कि अपने मन को हम निर्मल सुसंस्कृत बनाएं, तो हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना पड़ेगा। हमको उनको इसकी साइंस से अवगत कराना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ये एक तरह के ऑटो सजेस्टिव ऑडियो विजुअल डिवाइसेस है which are responsible for systemic conditioning, training, purification and refinement of the human consciousness. So in a way you can say कि एक तरह से ये माइक्रो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है हमारी चेतना का। और ये चूंकि एक जीवन के विभिन्न मोड़ों पे, एक इम्पॉर्टेंट मोड़ों पे, यानी कि स्पेसिफिक एज पे कराए जाते हैं, जो कि एक तरह से पूर्व निर्धारित हैं, और इसलिए ये जो है हमारी साइकोलॉजी पे, एंडोक्राइनल सिस्टम पे और जेनेटिक मशीनरी पे बहुत डीप रूटेड इफेक्ट डालते हैं। और इसके द्वारा हम जो हमारी चेतना के साथ विजातीय तत्व अटैच हो जाते हैं, जैसे कि जो हम कई योनियों में जब हम ट्रैवल करके आए तो उसके साथ जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स, इविल टेंडेंसीज हमारी चेतना के साथ अटैच हो गई, उसकी क्लीनिंग का काम करते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से हमारे चित्त का परिमार्जन, परिशोधन भी करते हैं और एक तरह से नए संस्कारों का, सुसंस्कारों का रोपण, यानी कि कुसंस्कारों का को हटाने का काम करते हैं और सुसंस्कारों का रोपण करते हैं। तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड की हम क्लीनिंग भी कर रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अगर मेडिकल भाषा में बात करें तो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस encoded on the neuronal pathway are called sanskars, and these are manifested in our personality from time to time. इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि मानव शरीर की संरचना, आप लोग चूंकि आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं तो मुझे आपको बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर 3 भागों में विभाजित है। एक तो स्थूल शरीर जिससे हम अपने दिन भर के क्रियाकलाप करते हैं, एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, और एक हमारा कारण शरीर जो हमारे भावनाओं का सेंटर है, जिसको हम सोल भी कहते हैं। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है बेसिकली ये 2 भागों में विभाजित है और यही हमारी मंद बुद्धि चित्त अहंकार का सेंटर है। अब जो 10% इसका भाग है वो चेतन मन है, यानी कि कॉन्शियस माइंड, और ये कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है 5 वर्ष की अवस्था के बाद। ये कॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है हमारी लर्निंग के लिए, निर्णय लेने के लिए, हमारी डिसीजन पावर के लिए, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए, यानी कि जो हमने पढ़ा लिखा जिसके कारण हम आज कुछ बन पाए वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। यू कैन से इट इज ऑल अबाउट एक्वायर्ड लर्निंग। और दूसरी तरफ जो 90% है वो है हमारा अचेतन मन, जिसके अंदर हमारा, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में क्या कहते हैं, अपना चित्त या चित्रगुप्त, जिसके अंदर हमारी जन्म जन्मांतरों की जो ये यात्रा के दौरान हमारी अनुभूतियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, बिलीफ्स हैं, वो सब स्टोर्ड है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे हम जो भी हम विचार करते हैं वो कार्य में परिवर्तित होता है। बार बार जिस कार्य को किया जाता है वो अभ्यास बन जाता है और अभ्यास हमारी आदत बन जाता है। आदत जो है हमारे संस्कार बन जाते हैं और संस्कार ही हमारा स्वभाव बन जाता है। तो संस्कार को हम प्रयास पूर्वक डाल सकते हैं, लेकिन स्वभाव जो है वो बदलना मुश्किल होता है क्योंकि वो हमारे अचेतन मस्तिष्क का हिस्सा है। तो ये अचेतन मस्तिष्क जो है स्टोर हाउस तो बहुत बड़ा है, पर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये हैबिट फॉर्मेट में, एक बार जो इसमें स्टोर हो गया उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्शियस माइंड ऑन द अदर हैंड क्या है, स्टोर हाउस वो छोटा है, प्रोसेसर भी छोटा है, प्रोसेसर भी वो वीक है, मतलब देर से प्रोसेस करता है, पर उसकी ब्यूटी क्या है कि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, विल पावर है। तो हम दृढ़ संकल्प से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम यही बात करते हैं कि यदि माँ को हम ये ट्रेन करें, प्रशिक्षित करें, शिक्षित करें कि वो सजगता से जिए, वो अपने कॉन्शियस माइंड से
अपने आहार विहार आचार व्यवहार के प्रति सजग रहते हुए अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार को गर्भ से ही रोपित कर सकती है। The pregnant lady, by being conscious about her diet, thoughts, emotions, environment, can train the subconscious brain of her baby since intrauterine period. बेसिकली यही पूरे प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है। पर आज दिक्कत क्या है कि आज हमारे युवाओं में हम देख रहे हैं कि उनके नैतिक मूल्य, भावनात्मक मूल्यों में बहुत ही गिरावट आ रही है। उनका आचरण, उनकी सोच एक चिंता का विषय है हम लोग के लिए। कारण क्या है कि हमने उनके केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, और यद्यपि WHO ने ये डेफिनेशन बहुत पहले दी थी कि merely absence of disease is not health. When a person is physically, mentally, socially and spiritually healthy, then he is said to be completely healthy. पर इस डेफिनेशन को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और इसी कारण आज शांति कुंज हरिद्वार द्वारा ये मास एंटीनेटल हेल्थ अवेकनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है गर्भोत्सव संस्कार, और इवन यू कैन कॉल इट वूम सेरेमनी। ये मात्र भारत में नहीं, विश्वव्यापी स्तर पर चल रहा है। ये इस डायरेक्ट गाइडेंस हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जो चांसलर हैं DSPV के और डायरेक्टर है ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के, और हमारी परम आदरणीय श्रद्धा शैल जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। और इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारी आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी, जो एक्स डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ यूपी से उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है बच्चे के आने वाले बच्चे के तीनों शरीरों को, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का परिशोधन, परिमार्जन और परिष्कार। और उद्देश्य क्या है? उसका लक्ष्य, एम तो ये हुआ, उसका लक्ष्य ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी शरीर से स्वस्थ हो, मन से संतुलित हो, विवेकवान हो, भावनात्मक रूप से सक्षम हो और दैवीय गुणों से युक्त एक संस्कारवान पीढ़ी हमारे समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित। अब ये जो संस्कार है, जो सेरेमनी है, ये आप देखेंगे कई धर्म संप्रदायों में मनाई जाती है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मुस्लिम्स में तहनीक कहते हैं, पारसीज में नव ज्योति कहते हैं। अब आजकल तो गर्भ संस्कार भी नहीं, सभी लोग इसको बेबी शावर कहने लगे हैं, या गोद भराई कहते थे पुराने टाइम में। पर जो ये सेरेमनी आज समाज में मनाई जा रही है, वो मात्र एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बन के रह जाती है, जिसमें किसी प्रकार का शिक्षण हम गर्भवती माता को नहीं दे पाते। इसलिए यदि आपकी जानकारी में कहीं भी गर्भ संस्कार या गोद भराई या बेबी शावर का कोई प्रोग्राम हो, तो आप गायत्री परिवार को इन्फॉर्म करिए, जिसको वो गर्भोत्सव संस्कार या वूम सेरेमनी के रूप में मनाएंगे। ये तीसरे महीने में मनाई जाती है। यज्ञ के, छोटे से यज्ञ में, दैवीय वातावरण में, छोटी सी एक सामाजिक गैदरिंग के बीच में, ये एक तरह का प्रजनन विज्ञान का आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक शिक्षण है, जिसमें हम गर्भवती माता को उसके स्वस्थ, प्रसन्न, अनुकूल आध्यात्मिक वातावरण और उसके एक सुव्यवस्थित, स्वस्थ, नियमित दिनचर्या, संतुलित सात्विक आहार और शालीन व्यवहार के प्रति जागरूक करते हैं। साथ ही ये गर्भवती माता, उसके पति और घर वालों के लिए एक संकल्प लेने का समारोह है, जिसमें हम उन सब को आने वाली संतान के ओवरऑल डेवलपमेंट के प्रति जागरूक करते हैं और उनको उसके प्रति, उनके स्वयं के उसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसके विषय में बताते हैं। अब ये ज्ञान कोई नया नहीं है, जैसा अभी डॉक्टर वंदना ने बताया, हमारे शास्त्रों में कई ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी प्राचीन काल की माताएं इस ज्ञान से पूर्णतः अवगत थी। जैसा अभी डॉक्टर शिल्पा ने बताया कि माता जीजाबाई ने गर्भधारण से पूर्ण ही स्वराज का संकल्प ले लिया था, और इसलिए वो ऐसी संतान का उन्होंने आह्वान किया, माता भवानी की आराधना की और उनसे ऐसी संतान मांगी जो उनके इस संकल्प को पूर्ण कर सके। इसीलिए शिवाजी उनके घर में आए।
रानी मदालसा जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी थी, उन्होंने अपने पति के कहने से 3 ऐसे पुत्र पैदा किए जिसको उन्होंने गर्भ से ये शिक्षित किया कि आप शुद्ध आत्मा हो, आप संसार के मोह माया में मत पड़ो और सत्य की खोज में जाओ। और ये तीनों पुत्र उनके 16 वर्ष की उम्र में ब्रह्म ज्ञान की खोज में चले गए। जब राजा चिंतित हुए कि राजपाट कौन संभालेगा, तो उन्होंने चौथा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पैदा किया, जिसकी शिक्षा दीक्षा उन्होंने गर्भ से प्रारंभ कर दी। गर्भ से घुड़सवारी, तीरंदाजी, शौर्य, वीरता की कहानियां सिखाई उसको, और ऐसा संतान पैदा की जिसने बहुत ही आसानी से अपने पिता के साम्राज्य को संभाला और आगे बढ़ाया। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की कहानी आप सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने चक्रव्यूह वेदन की प्रक्रिया को अपने पिता अर्जुन के माध्यम से गर्भ में ही सीख लिया। लेकिन जब सुभद्रा सो गई तो वो चक्रव्यूह से निकलने की पद्धति को नहीं सीख पाए और इसीलिए उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आज जब हमारी सारी सुभद्राएं सो रही हैं, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। कोई भी गर्भवती माँ इससे वंचित ना रह पाए, और तभी हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो युग निर्माण का संकल्प है वो पूर्ण हो पाएगा। देखिए विज्ञान क्या कहती है, हम मातृशक्ति को बहुत मानते हैं, मातृशक्ति को पूजते हैं, नवरात्र मनाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जो सेल है, सेल के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब देखते हैं कि जो ओवा होता है उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फर्टिलाइज्ड एग को एनर्जी देनी है। पिता का जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्पर्म में, वो टेल में ही रह जाता है। आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ से नहीं दिखा पा रही हूँ, ये यहाँ एरो करने से ये ब्लैक लाइन आ जा रही है। जो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो टेल में रह जाता है, और जो फर्टिलाइज्ड ओवम बनता है उसमें केवल माँ के माइटोकॉन्ड्रिया जाते हैं। अर्थात ऊर्जा का जो स्रोत बच्चे में जाता है वो माँ से प्राप्त होता है उसको। अब इसी को हमारे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक ने स्टडी किया, उन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने एक सिद्धांत दिया फॉर्मेटिक कॉजेशन का, जिसके अनुसार माँ का आहार, माँ का विहार, माँ के विचार, माँ की भावनाएं, उसका वातावरण एक स्ट्रॉन्ग मॉर्फोजेनेटिक फोर्स क्रिएट करता है, जो बच्चे के 80% व्यक्तित्व का निर्माण गर्भ से करता है। बच्चे के व्यक्तित्व की नींव गर्भ में ही पड़ जाती है। बच्चे का गुण, कर्म, स्वभाव कैसा होगा, उसका चरित्र, चिंतन, व्यवहार कैसा होगा, इसका निर्धारण गर्भ से ही हो जाता है माँ के द्वारा। यही चीज आज एपिजेनेटिक्स नाम की साइंस सपोर्ट कर रही है। ये एपिजेनेटिक्स क्या है? ये एपिजेनेटिक्स हमको ये बताती है कि अभी तक जितना महत्व हमने जीन को दिया वो सही नहीं है। जीन जो कि हमारे अंदर गुणों के, कैरेक्टर्स के संवाहक है, उसका मात्र होना पर्याप्त नहीं है। वो जीन ऑन है कि ऑफ है, एक्टिव है कि साइलेंट है, ये एपिजेनेटिक्स, एपिजीनोम पे निर्भर करता है। ये एपिजेनेटिक टैग्स जो होते हैं वो स्विचेस का काम करते हैं और वो जीन को समय समय पर ऑन या ऑफ कर देते हैं, और वो स्वयं जो है वातावरण से कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आहार के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा, हमारी आध्यात्मिक पद्धतियों के द्वारा, सोच, विचार, भावनाएं, यहाँ तक कि वायु प्रदूषण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब चीजें भी एपिजेनेटिक्स को, एपिजेनेटिक टैग्स को प्रभावित करती है। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि अगर वातावरण का स्टिमुलस पॉजिटिव है, जैसे कि गर्भवती माता यदि नियमित योग व्यायाम करती है, स्वस्थ आहार लेती है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करती है, सुरीला म्यूजिक सुनती है, तो ये एपिजेनेटिक टैग्स, अगर कोई उसके अंदर बीमारी के जीन्स हैं, नेगेटिव जीन्स हैं, स्ट्रेस के जीन्स हैं, उनको ऑफ कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। दूसरी तरफ अगर वातावरण से लगातार नेगेटिव स्टिमुलस मिल रहा है, जैसे कि टेंशन है, स्ट्रेस है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, पेस्टिसाइड्स है, अत्यधिक वायु प्रदूषण है,
घर का वातावरण क्लेशपूर्ण है, इस तरह से ये एपिजेनेटिक टैग्स जो हैं कई बीमारियों के, जिसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीजेस कहते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, ऐसी जीन्स को वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु का शरीर रूपी कंप्यूटर है, उसके अंदर जो जीनोम है वो केवल हार्डवेयर है, उसका जो डीएनए सीक्वेंस है वो नहीं बदलता, डीएनए सेम रहता है, जीनोम सेम रहता है, डीएनए सीक्वेंस सेम रहता है, केवल एपिजीनोम जो कि सॉफ्टवेयर है वो उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करता रहता है। और ये जो है उसकी पर्सनैलिटी में, उसके व्यवहार में, उसके आदतों के रूप में आने वाले जीवन में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है हमको। अब ये होता कैसे है? क्या होता है कि जो भी वातावरण है, चाहे वो आंतरिक है चाहे बाहरी है माँ का, तो उसके अनुसार उसके अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स जो कि केमिकल ट्रांसमिटर्स हैं वो रिलीज होते हैं। जैसे भी माँ की विचार होंगे, भावनाएं होंगी, उसके अनुसार उसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो यदि माँ प्रसन्न रहती है, तनाव मुक्त रहती है, चिंता मुक्त रहती है, रिलैक्स रहती है, तो उसके अंदर सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफिलिन, एसिटाइलकोलिन और डोपामीन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन्स जो है मैटरनल सर्कुलेशन से फीटल सर्कुलेशन में जा करके अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से लिम्बिक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जहाँ न्यूरो हार्मोनल पाथवेज का डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ अपना इम्प्रिंट छोड़ते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और ऐसी माँ के जो बच्चा होगा वो प्रसन्नचित, खुश मिजाज, अपनी बात को अच्छी तरह कहने वाला, आत्मसम्मानी, अच्छे निर्णय लेने वाला, एक कॉन्फिडेंट, ओवरऑल एक संपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी, ऐसा बच्चा पैदा होगा। दूसरी तरफ जब माँ अत्यधिक तनाव में रहती है, घर का वातावरण तनावपूर्ण है, या माँ झगड़ालू है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, उससे क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और एक्सेसिव कॉर्टिसोल जब सर्कुलेशन में आता है तो उससे वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, नाड़ियों में सिकुड़न हो जाती है और माँ को पर्याप्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता, पौष्टिक आहार की कमी हो जाती है। उससे क्या होता है, जो हम मेडिकल भाषा में कहते हैं IUGR बेबी, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। और ये बच्चे न केवल शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं पर मन से भी ये कमजोर होते हैं, भावनाओं को संभालने में भी ये अक्षम होते हैं। और इस तरह से ये कैसे बच्चे होते हैं? रोने वाले, चिड़चिड़े, गुस्सेबाज, असंतुलित व्यवहार के। और अब बहुत सारी ऐसी स्टडीज आ गई हैं जो ये शो करती हैं कि अगर गर्भकाल में माँ ने अत्यधिक तनाव का सामना किया तो ऐसे बच्चों में डाउन सिंड्रोम्स, कई सारे जन्मजात विकार और ADHD जिसे हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर इतना सीरियस प्रॉब्लम ना भी हो तो कम से कम सुनते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत सारे बच्चों में बढ़ रहे हैं और उसका मुख्य कारण जो है हमारी तनावपूर्ण जीवन शैली है। इसलिए गर्भ के दौरान माँ को कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। माँ को अपने आहार के प्रति भी बहुत सजग रहना है और इसके लिए हम पूरा एक घंटे का क्लास लेते हैं, क्योंकि यदि माँ के आहार की मात्रा या गुणवत्ता में कोई कमी रह जाती है तो उसको कुपोषण होता है और ऐसे कुपोषण से बच्चा भी कुपोषण का शिकार होता है और इससे गर्भ में ही कई सीरियस डिजीजेस की नींव पड़ जाती है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, कॉर्नरी हार्ट डिजीज। इस तरह की डिजीजेस को आज एक नया नाम दिया गया है जिसे कहते हैं अडल्टहुड डिजीजेस ऑफ फीटल ओरिजिन। आज हमारी माँ भले ही मात्रा में अच्छा खा रही है लेकिन वो जंक फूड का सेवन करती है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ऐसा भोजन खाने से उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है और उसका कारण, उसके परिणाम स्वरूप हम बच्चों में आज यंग एज में बहुत सारी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व तैयारी के लिए
हमको माता पिता को जागरूक करना चाहिए। जो हमारे नवविवाहित दंपत्ति हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि माता पिता बनना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। उसके लिए उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक तैयारी की आवश्यकता है। जैसे आपको मालूम होगा, भगवान श्री कृष्ण ने एक पुत्र को जन्म देने के से पूर्व 12 वर्ष तक तप किया। भगवान शिव ने कार्तिकेय को जन्म देने से पूर्व तप किया। ईसा मसीह से किसी ने पूछा कि ये बताइए, एक अच्छी संतान प्राप्ति के लिए कब से तैयारी करनी चाहिए? उन्होंने कहा कि संतान के आने से 100 वर्ष पूर्व। तो उसके विज्ञान आज हमें समझ में आ रहा है कि कैसे उसका जेनेटिक पूल जब इम्प्रूव होता चला जाएगा, अच्छे अच्छे एपिजेनेटिक टैग्स उसमें अटैच होते चले जाएंगे, तब एक अच्छी संतान मिलेगी। लेकिन आज ये संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर हम ये कहते हैं कि कम से कम संतान उत्पत्ति से 3 माह पूर्व तैयारी करें। क्योंकि 3 माह पूर्व इसलिए क्योंकि ये टाइम है गैमेटोजेनेसिस का। एक मैच्योर ओवा के और एक मैच्योर स्पर्म के बनने में लगभग 90 से 100 दिन लगते हैं। इसीलिए हम 3 महीने पूर्व एक फोलिक एसिड बताते हैं कि जिससे कि रीढ़ और मस्तिष्क विकारों से आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। लेकिन साथ साथ इस गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, उस पे माँ के आहार का, विचारों का, पर्यावरण का, जीवन शैली का, एडिक्शन का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि माता पिता कहीं स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, अल्कोहल तो नहीं लेते हैं, चाय कॉफी अत्यधिक तो नहीं लेते हैं, पेस्टिसाइड्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कई तरह की बीमारियों का, फूड एडिटिव्स हैं, घर में कई ऐसी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल्स होते हैं घर में, प्लास्टिसाइजर्स जिनको आज हम एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं, मेटल्स हैं, इस सब का प्रभाव उस दौरान पड़ता है और किसी प्रकार का आघात जो है उसके अंदर, बच्चे के अंदर कई तरह के जन्मजात विकार को जन्म दे सकता है। तो पूर्व तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गर्भ से जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, उसके 2 सप्ताह बाद ही मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। बाकी सब अंग भी धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं, लेकिन ब्रेन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे तेजी से बढ़ने वाला अंग है। किंतु माँ को ये पता ही नहीं होता कि उसने कंसीव कर लिया है, जबकि 17 to 26 वीक, 17th डे पोस्ट कंसेप्शन से 26 वीक्स के बीच में सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो डेवलप कर जाता है, जैसे न्यूरल प्लेट, न्यूरोएक्टोडर्म, न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में अगर कोई कमी रह जाती है, जैसे कि वो ओपन रह जाए, तो उसमें सीरियस डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे ऊपरी भाग अगर ओपन रह गया तो एनेनकेफली हो जाएगी, नीचे का भाग अगर ओपन रह गया, क्लोज होने से रह गया, तो स्पाइना बिफिडा हो जाएगा। और ये देखिए आप 5th वीक यानी कि जस्ट पीरियड मिस होने के 1 सप्ताह बाद ही ये बेसिक ब्रेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। लेकिन कई सारी माताएं 1 सप्ताह तक ये जान भी नहीं पाती हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जैसे जैसे ये ब्रेन डेवलप करता है, वो अपने अंदर कई सारे तरह के एक्सपीरियंसेस गेन करना शुरू कर देता है। आसपास जो भी हो रहा है वो सूचनाएं ग्रहण करने लगता है। 14th वीक में जो तीसरे महीने के पश्चात बच्चे के अंदर स्वाद की इंद्रियां बन जाती हैं। 16वें हफ्ते में जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, वो 2.5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से मल्टीप्लाई करने लगती हैं। अब बच्चा आवाज को, स्मेल को, टेस्ट को पहचानने लगता है और आवाज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। अब लगभग सभी अंग डेवलप कर जाते हैं और यही टाइम है जब हम गर्भोत्सव संस्कार कराते हैं और इसमें हम इस तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे को और माँ को अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना है उसके बारे में जागरूक करते हैं। अब ये देखिए 2nd ट्राइमेस्टर यानी 6th मंथ में ये जो डेवलपमेंट था ब्रेन सेल्स का वो डेवलप हो गया। अब ब्रेन सेल्स 5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और साइनेप्सिस डेवलप कर रही हैं एट द रेट ऑफ 1.8 मिलियन पर सेकेंड। अब ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो गए, इमोशनल सेंटर्स डेवलप करने लगे। बच्चा जो है गर्भ से ही प्यार, खुशी, दुख, तनाव पहचानने लगता है।
माँ के माध्यम से। ये वीडियो आप देखिए, जिसमें पहले आप देखेंगे कि बच्चा शांत है, लेकिन ये पति पत्नी जैसे ही लड़ने लगते हैं वो बच्चा तनाव में आ जाता है और डर जाता है। जब वो तेजी से कोई लड़ते लड़ते सामान फेंकते हैं तो बच्चा डर जाता है। और ऐसा जब प्रक्रिया यदि बार बार होएगी गर्भ में, तो बच्चे की हार्ट बीट कई गुना कई बार बढ़ती है और घटती है। और इसी केसेस में कई बार हम देखते हैं कि सडन इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो जाती है, जिसका कारण हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि कई बार घर की परिस्थितियां ऐसी थी जिससे माँ अत्यधिक तनाव में आ गई। ये देखिए, इसकी माँ खुश है, प्रसन्न है, बच्चे को कहानियां सुना रही है, लोरी सुना रही है, तो ये बच्चा गर्भ से ही मुस्कुराना सीख गया है। तो ये दिखाने का ये तात्पर्य ये था कि ये आज अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम बच्चे के इमोशंस को गर्भ से कैच कर पा रहे हैं, और ये पूर्णतः वैज्ञानिक है कि गर्भ से ही बच्चा अपना रिएक्शन देता है। म्यूजिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गर्भकाल के दौरान, इसलिए गर्भ संगीत का बहुत महत्व है, क्योंकि जो न्यूरोजेनेसिस और साइनेप्टोजेनेसिस हो रही है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करती है म्यूजिक के प्रति। लेकिन इसकी प्री रिक्विजिट क्या है कि जो म्यूजिक माँ गर्भ में सुने वो सुरीला होना चाहिए, मेलोडियस होना चाहिए, सूदिंग होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। इसी तरह से हम माँ को ये बताते हैं कि वो क्या सुने, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक सुने, इंस्ट्रूमेंटल सुने, भजन सुने, श्लोक सुने, वेद की ऋचाएं सुने। वो खुद गुनगुना भी सकती है। इसकी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो ये बताती हैं कि यद्यपि बच्चे का जो कॉक्लियर सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम है, वो डेवलप तो होता है 24 हफ्ते में, लेकिन बच्चा म्यूजिक के प्रति अपने रिएक्शन 15-16 हफ्ते से देने लगता है। ये फ्रेंच साइंटिस्ट अल्फ्रेड टोमेटोस ने स्टडी किया और बताया वो ऐसा क्यों होता है कि उसके पूरी त्वचा पे सेल्स ऑफ कॉटाई पाए जाते हैं, अर्थात उसका पूरा शरीर एक बड़े कान की तरह बिहेव करता है। तो म्यूजिक का उसके सभी अंगों के विकास में, विशेष करके ब्रेन डेवलपमेंट में, बहुत ही एक सकारात्मक रोल है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे के सभी सेंटर डेवलप हो गए, उसका लर्निंग सेंटर, मेमोरी सेंटर सब डेवलप हो गया। अब ये कोई सॉफ्टवेयर मतलब ये सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर का कि हम जब चाहें कि अब जो गलतियां हमने करी पिछले 8 महीने में उसको डिलीट कर दें। नहीं, जो कुछ भी ब्रेन में रिकॉर्ड हुआ वो लेटर ऑन उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा। बच्चा जो है गर्भकाल में माँ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और पिता और फैमिली के द्वारा 5000 नए शब्द नियमित सीख सकता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और उसका अचेतन मस्तिष्क माँ से पूरे समय जुड़ा रहता है, सक्रिय रहता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि माँ लगभग 4 घंटे का अच्छा साउंड एक्सपोजर स्वाध्याय के रूप में, संगीत के रूप में, गर्भ संवाद के रूप में उसको, बच्चे को दे। अब 9th मंथ में बच्चा लैंग्वेज के सेंटर्स बन जाते हैं तो बच्चा कई तरह की भाषाएं सीख सकता है। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जिस घर में 2 भाषाएं बोली जाती हैं तो बच्चा सभी तरह के वर्ड्स को रिकॉर्ड करता रहता है, और जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप होता है वो उन वर्ड्स को सेग्रीगेट करके आसानी से दोनों भाषाओं को बोलने लगता है। और चूंकि आज संस्कृत पे बहुत रिसर्च हो रही है, इसलिए गर्भवती माताओं को हमको बताना है कि वो संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाएं। संस्कृत इफेक्ट ये कहता है कि जो भी संस्कृत के श्लोकों का नियमित उच्चारण करते हैं उनके मेमोरी सेंटर्स और उनकी लर्निंग सेंटर्स में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अब ये देखिए, ये हमारी गर्भ संस्कार कराई हुई एक बच्ची पुणे में है जिसने बहुत ही अच्छे से इसको सब कुछ फॉलो किया। तो ये बच्ची जो गर्भ में संगीत सुनती थी उसको कितनी आसानी से पहचान जाती है, ये देखिए। मैम म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये जूम के कारण नहीं आ रही बच्चे।
अब इसको तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता, चलिए दूसरे में आएंगे। बताना सिर्फ ये है कि इसमें जो म्यूजिक माँ सुनती थी गर्भ में, जब उसको चलाया, आई कुछ आ तो नहीं रही मैम। अभी मैम साउंड आई नहीं है, साउंड शायद इसमें वीडियो में नहीं है आप शायद। यू सी द एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड, यस यस यस, है ना? नहीं कोई नहीं, हाँ See, ठीक है, समझ she has become में आ रहा है। absolutely rapt, वो पूरा सुन रही है अच्छे से। ये देखिए, ये मेरी अपनी पेशेंट, ट्विन डिलीवरी, 2 जी, बच्चियां हुई थी इसके। जी ये मात्र 6 महीने की बच्ची है। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे पास हैं, जी अब सारे नहीं दिखा सकते, ये केवल मैं आपको ऑथेंटिसिटी के लिए दिखा रही हूँ कि किस तरह से प्रोजेक्ट का रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है। यहाँ हम गर्भवती माताओं को ये और समझाते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मात्र बच्चे का बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं है, जो आजकल एक पैशन है कि हर बच्चा IIM IIT का छात्र बने, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका अच्छा EQ और SQ होना। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए IQ, EQ, SQ तीनों का महत्व है। ये तीनों ये डिसाइड करेंगे कि वो बच्चा एक सफल जीवन जी पाएगा कि नहीं। IQ हमारे लेफ्ट ब्रेन से निर्धारित होता है, इसके द्वारा हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस, जिसका अच्छा IQ होगा वो अधिक बुद्धिमान होगा, यानी कि उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, ये अच्छे स्तर के होंगे। जिसका EQ अच्छा होगा उसका राइट ब्रेन प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है, और वो ऐसा व्यक्ति होता है जो भावनात्मक होता है, संवेदनशील होता है। वो ना केवल अपनी भावनाओं को समझता है, पर सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए व्यवहार करता है। और जब SQ अच्छा होता है, जिसे हम सोशल एंड स्पिरिचुअल क्वोशेंट कहते हैं, तो ये सिंक्रोनस प्रोसेसिंग करता है पूरे ब्रेन की। और इस ऐसे बच्चे जिनका SQ अच्छा होता है, वो बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, उनके सामाजिक, पारिवारिक और आपसी रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही मधुर होते हैं, और इनके अंदर दैवीय गुणों की प्रचुरता होती है। इनके अंदर ममता, करुणा, दया, प्रखरता, प्रतिभा, सहकारिता, सहयोग, क्षमशीलता, सभी तरह के गुण हमको देखने को मिलते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे का, तो हमको इस गर्भ संस्कार की प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए। और इसमें म्यूजिक का इतना ब्यूटीफुल रोल है कि आपको बताएं कि एक तरह की एक जो नई रिसर्चेस हैं, अब इस पे बहुत काम हो रहा है, उससे प्रूव हुआ है कि गर्भ से 8 तरह की इंटेलिजेंस आप डेवलप कर सकते हैं बच्चे के अंदर, जिसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है हमारे दोनों ब्रेन को एक्टिव करने में सक्रिय, मतलब दोनों ब्रेन को एक साथ सक्रिय करने में हेल्प करती है। जो इंटर हेमिस्फीयर कनेक्शंस होते हैं न्यूरॉन्स के, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से बढ़ जाते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये शो करती है कि हमारे आपसी रिश्ते कैसे हैं, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ये दर्शाती है कि हमें अपने बारे में कितनी जागरूकता, हम अपने को कितना जानते हैं। तो ये अगर 3 तरह की इंटेलिजेंस गर्भ से बच्चे के अंदर डेवलप कर दी जाए, तो वो बच्चा एक विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी बनेगा। और इसको डेवलप करने के लिए ये जो हम दिनचर्या आपको बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे। ये एक दिनचर्या का पूरी अलग क्लास होती है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसमें गर्भवती माता को हम ट्रेन करते हैं, जब ध्यान, योगासन, प्राणायाम, संतुलित सात्विक संस्कारित भोजन, नियमित स्वाध्याय, गर्भ संगीत, गण संगीत और गर्भ संवाद के प्रति ये पूरा सिखाया जाता है। माँ को बताया जाता है कि किस तरह से वो एक नियमित स्वस्थ दिनचर्या का पालन करे, जो कि सूर्योदय से पहले शुरू होनी चाहिए। जब ध्यान, योग, प्राणायाम करे, अपने फेथ, अपनी श्रद्धा, अपने डिवोशन के अनुसार, और किस तरह से वो अपने आंतरिक गुणों को साथ में अपने आने वाले शिशु के गुणों में वृद्धि कर सकती है। नियमित आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, जैसे गीता, रामायण, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब। महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करें, जो
जैसे गुणों का वो आदान करना चाहती है अपने बच्चे के अंदर, वैसे ही पुस्तकों का अध्ययन करे। यदि चाहती है कि उसकी आने वाली संतान वीर हो, तो रानी लक्ष्मीबाई को पढ़े, महाराणा प्रताप को पढ़े। साइंटिस्ट बनाना चाहती है बच्चे को, तो अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी पढ़े। संस्कारवान चाहती है तो विवेकानंद के साहित्य को पढ़े, और अश्लील और उत्तेजना देने वाले साहित्य से पूर्णतः बचे। अपने वातावरण को किस तरह से उसे मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाना है, इसके लिए वो घर के वातावरण में मतलब आपसी रिश्ते अच्छे होने चाहिए। माँ से, सास से, ससुर से, पति से, नंद जेठानी, सबके आपसी रिश्ते जो हैं वो मधुर होने चाहिए। घर में विनम्रता का सॉफ्ट वातावरण होना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है प्लीज? अपने वातावरण को मधुर बनाने के लिए वो सद्वाक्यों को लगा सकती है अपने आसपास, अच्छी चित्रों को लगाए। एक बहुत ही यूनिक और एक ये सच्ची घटना है कि एक अंग्रेज कपल थे बॉम्बे में, और उनकी जब संतान हुई तो वो काली पैदा हुई। वो बहुत डिप्रेशन में आ गए कि ये कैसे हो सकता है, हमारे जीन्स कैसे बदल गए। इसके लिए उन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। एक साइकाट्रिस्ट उनके घर तक पहुंचे रिसर्च करते करते, तो उन्होंने देखा जो माँ थी उसके बेड के सामने एक यूथोपियन स्पोर्ट्स स्टार की फोटो टंगी हुई थी, जिसको वो बहुत एडमायर करती थी। तो जैसा माँ देखेगी, सोचेगी, उसी के अनुसार जो है बच्चे की पर्सनालिटी मैनिफेस्ट करेगी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। इसी तरह से गुरुदेव ने एक अपने वांग्मय में एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो अपने टीचर, जो रिसर्चर थे जीन डिक्सन, उनको बहुत एडमायर करती थी। दिन भर वो जेडी अपनी कॉपी में स्क्रिबल किया करती थी। जब उसकी संतान हुई तो उसकी दोनों आंखों में, एक में जे एक में डी का इम्प्रिंट दिखाई दे रहा था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, जितना गहरा प्रभाव माँ के मस्तिष्क पे, उसके विचारों का, भावनाओं का पड़ेगा, उतना ही गहरा बच्चे के अंदर हमको या तो सकारात्मक या नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा। टीवी और मूवीज से बचे माँ, देखे तो पॉजिटिव चीजें देखे। उषापान, उषापान का महत्व आप सब जानते हैं कि जब हम नियमित उषापान करते हैं तो जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया हमारे मुंह में रात भर में जमा हो जाते हैं, वो नियमित पेट में जा करके हमारी एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करते हैं और एक वैक्सीन का काम करते हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। संतुलित सात्विक संस्कारित भोजन माँ को लेना है। ये भी एक कंप्लीट एक क्लास होती है अपने आप में। भोजन के अंदर ये पावर होती है कि वो अपने आसपास की भावनाओं को अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए भोजन बनाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, इसकी भावनाएं भी इंपॉर्टेंट है। क्रोध में ना भोजन बनाया जाए, ना ग्रहण किया जाए। संस्कारित करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। एक बलि वैश्य यज्ञ हम लोग बताते हैं, उसके माध्यम से भोजन को संस्कारित किया जा सकता है। और आज ये हमारी संस्कृति नहीं, आज ये रिसर्च कह रही है। एक साइंटिस्ट हैं, न्यूट्रिशनल साइकाट्रिस्ट है वो एक्चुअली, ईवा सेलर, वो उन्होंने डेफिनेशन दी है मूड फूड की। जिस फूड को हम सात्विक कहते हैं उसको वो मूड फूड कहती हैं, क्योंकि ऐसे भोजन को, सात्विक भोजन को लेने से हमारे अंदर सेरोटोनिन और गाबापेंटिन के नाम से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो हमारे मूड को अच्छा रखते हैं, हमको प्रसन्नचित रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। नेगेटिव इमोशन से माँ दूर रहे, किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष और दुर्भावना उसके मन में ना आए। जहां तक हो लोगों को मदद करने का प्रयास करे, सेवा करे, जिससे उसके अंदर अच्छे हार्मोन्स का निर्माण हो। 4 घंटे का अच्छा साउंड एक्सपोजर, जैसे मैंने आपको बताया, वो अच्छी कहानियां, प्रवचन, संगीत, संवाद के रूप में बच्चे को दे। जहां तक हो सके पूरा परिवार मिलजुल कर बैठ के रात का भोजन करे, साथ में शाम की आरती, दिया बाती जलाना, या एक आरती, गायत्री चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करे। क्योंकि जो परिवार साथ में बैठ करके पूजा पाठ करता है, भोजन करता है, वो अपनी समस्याओं को मिलजुल कर ही बांट लेता है और खुशी से प्रसन्नचित होकर के रहता है। मेडिकल चेकअप में बताने की आवश्यकता नहीं है, घर वालों को भी जागरूक करना आवश्यक होता है। इसके लिए ये कुछ संकल्प उनको संस्कार के दौरान दिलाए जाते हैं कि वो माँ के लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेंगे, एक प्रसन्नचित्त वातावरण का निर्माण करेंगे और आपसी भेदभाव भुला करके प्रेम पूर्वक रहेंगे। किसी प्रकार का नशा
पिता जो है या घर के जो मेल मेंबर्स हैं वो नहीं करेंगे, और आपस में विनम्र भाषा का प्रयोग करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, भोजन सात्विक, सादा, सुपाच्य, पौष्टिक लेंगे, और जहां तक होगा माँ की उचित जो डिमांड्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से संस्कृत का प्रभाव पड़ता है ब्रेन पे, ये देखिए इन बच्चों को गर्भ से ट्रेन किया गया, तो ये भी गायत्री परिवार के बच्चे हैं। शुद्ध उच्चारण के साथ गायत्री पाठ कर रहे हैं, और ये आप साइंटिफिक स्टडीज को संस्कृत इफेक्ट के रूप में आप स्टडी कर, ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। पर इतना बताने के बावजूद भी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आज प्रैक्टिकली आ रही हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि आज हमारी बच्चियां ये रियलाइज नहीं करती कि एक्सेसिव जो गैजेट का इस्तेमाल कर रही हैं, उससे बच्चों के अंदर स्पीच डिले, अटेंशन डेफिसिट, लर्निंग प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, चाइल्डहुड डिप्रेशन बढ़ रहा है। जो मोबाइल का एक्सेसिव इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर उसकी वजह से बांझपन की समस्या बढ़ रही है, हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, कानों के पास झुंझुनी होती है, अत्यधिक थकान लगती है, और कई बार तो ब्रेन ट्यूमर्स डेवलप हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लाइल सेल ट्यूमर्स। ये देखिए, ये दर्शा रही है स्लाइड कि किस तरह से मोबाइल का पेनिट्रेशन ब्रेन में होता है। जब बच्चा छोटा है 5 वर्ष तक, तो उसके स्कल की थिकनेस 0.5 मिलीमीटर है, तो ऑलमोस्ट 75% ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है रेडिएशन से। उसके बाद 10 वर्ष तक 50%, और एक वयस्क का ब्रेन भी 25% तक अफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। और जैसा वंदना दीदी ने इसको सुना था कि हम यज्ञ के माध्यम से इस रेडिएशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब नॉन वेज के लिए हमारे डॉक्टर्स भी मना नहीं करते, विशेष करके एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो कहते हैं उससे प्रोटीन मिलेगा। वो नहीं जानते कि जो मांस है उसके अंदर एक्सेसिव मात्रा में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन होते हैं, जिससे खाने वाले की हृदय गति, रक्तचाप और ग्लूकोज में वृद्धि होती है। मांस खाने से आपके अंदर डर और पीड़ा का भाव जाता है। जो मांसाहारी पशु होते हैं, उनके पेट में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो मनुष्य के अंदर नहीं है। मनुष्य का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 20% वीक है, और मुंह में जो सलाइवा होता है वो हमारे सलाइवे में टाइलिन होता है, जो एल्कलाइन है, जबकि मांसाहारी पशुओं में एसिडिक सलाइवा रिलीज होता है। तो मांस हम किसी भी प्रकार से अच्छी तरह से पचा नहीं सकते। दूसरा, हमारी जो आंतें होती हैं वो बहुत लंबी है, 6 मीटर की आंत है, जबकि मांसाहारी पशुओं की आंतें छोटी होती हैं। तो जितना मांस उन्होंने पचाया, जो वेस्ट होता है वो तुरंत बॉडी से निकल जाता है, जबकि मनुष्य की आंतों में ये पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और रोगों को निमंत्रित करता है। इसी तरह से स्मोकिंग की बढ़ती प्रवृत्ति लड़कियों में भी हम देख रहे हैं। वो ये नहीं जानती कि अगर स्मोकिंग का दुष्प्रभाव उनके प्रजनन अंगों में पड़ गया तो बांझपन हो जाएगा, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम स्मोकिंग की वजह से बहुत कॉमन है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि यदि लड़की स्मोक नहीं भी कर रही है, उसका पति स्मोक करता है, तो भी वो पैसिव स्मोकर है, और स्मोकिंग के माध्यम से 3 जनरेशन अफेक्टेड होती हैं। तो यदि वो माँ गर्भवती है, उसका पति ने स्मोकिंग करी, तो माँ के फेफड़े खराब होते हैं, बच्चे के फेफड़े खराब होते हैं, बच्चे के अंदर कई कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं, और जो गर्भस्थ शिशु है उसके प्रजनन अंग भी प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से 3 पीढ़ियों को स्मोकिंग का दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। हम जानते हैं कि शराब का प्रचलन भी हमारे समाज में बढ़ता चला जा रहा है, फीमेल ड्रिंकिंग बढ़ती चली जा रही है। यद्यपि माँ ना भी पिए, तो ऐसी रिसर्चेस हैं जो ये बताती हैं कि यदि पिता ने शराब का अत्यधिक सेवन किया तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बिना माँ के पिए भी हो सकता है, जिसमें एक बहुत ही एबनॉर्मल टाइप की फेशिस डेवलप हो जाती है, और ये बच्चा लो IQ, पुअर जजमेंट के साथ पैदा होता है। गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। चाय कॉफी का भी सेवन कम से कम करना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप 5 मिनट में ले सकती हो कि इसको मैं यहाँ वाइंड अप कर दूं? वंदना जी? मैम ले सकती हैं।
ले सकते हैं। तो हाँ। वैसे ये टॉपिक बहुत विस्तार से बताया जाता है जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। बस मैं आपको थोड़ा सा एक इंसाइट डेवलप करना चाहती हूँ कि जो हम एक दिनचर्या बता रहे हैं और जो चीजें हमने उसमें इंक्लूड करी हैं, उसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है। आप सब जानते हैं ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ध्यान के तरह तरह के प्रयोग आजकल आपके सामने हैं, तरह तरह के ध्यान यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, चाहे वो कंसंट्रेशन मेडिटेशन हो या म्यूजिकल मेडिटेशन हो, गाइडेड मेडिटेशन हो। पर इससे होता क्या है, इसमें एमआरआई स्टडीज ने ये बताया कि ब्रेन के विभिन्न एरिया में ग्रे मैटर बढ़ जाता है, जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारा मेमोरी का, लर्निंग का सेंटर है। तो ये इसका जो है आकार बढ़ जाता है, इसके अंदर ग्रे मैटर बढ़ जाता है नियमित ध्यान करने से। फिर ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये विल पावर का, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, अवेयरनेस, लर्निंग का जो सेंटर है, इसमें भी ग्रे मैटर में वृद्धि पाई जाती है। दूसरी तरफ जो एमाइगडाला होता है, जो नेगेटिव इमोशंस का सेंटर है, वो सिकुड़ जाता है। तो नियमित ध्यान करने से हमारे अंदर भय, असुरक्षा की भावना, एंजाइटी, ये सब जो है वो उसमें कमी आती है। ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स है। जब हम ध्यान करते हैं शुरुआत में तो कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं वॉन्डरिंग ब्रेन। ये ध्यान करने से सिकुड़ने लगता है और मन में एकाग्रता आने लगती है। नियमित ध्यान करने से ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो शांत होने लगती है। जब हम बहुत सक्रिय होते हैं तो हमारे अंदर बीटा वेव्स की प्रधानता होती है ब्रेन में। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे अंदर अल्फा वेव्स की प्रधानता होती है। और जितना हम डीप मेडिटेशन में जाएंगे तब ये थीटा और डेल्टा वेव्स की प्रधानता होती है, जो एक हिप्नोटिक टाइप की स्टेज है। और यही ब्रूस लिप्टन ने बताया कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लो होती है, इसीलिए उसकी ग्रहणशीलता कम है। और ये जो अचेतन मस्तिष्क है बच्चे का, जो गर्भ में सक्रिय है, वो अगले 5 वर्ष तक सक्रिय रहने वाला है। इसीलिए माँ को बच्चे में संस्कार देने के लिए, अच्छी आदतें डालने का जो समय है वो है गर्भ से लेकर के अगले 5 वर्ष। इसी तरह से जप की प्रक्रिया है। जप क्या है? जब हम एक मंत्र को बार बार उच्चारण करते हैं, मंत्र क्या है? शब्दों का गुच्छक, तो उससे एक तरह की ऊर्जा डेवलप होती है हमारे अंदर। ये मंत्र के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं रेपिटेशन, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। और ये ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को एक्टिवेट करते हैं, मानसिक शक्तियों में वृद्धि होती है। जब क्रमबद्ध लयबद्ध जप किया जाता है तो उससे इतनी ऊर्जा मतलब प्रोड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी जीभ, हमारी तालु, हमारी उपत्यकाएं, हमारी नाड़ियां सभी एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करती हैं और उससे एक अभूतपूर्व एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमारे षट चक्रों को जागृत करती है। ये तो आंतरिक ऊर्जा का साइंस हुई। और बाहर क्या हो रहा है? ये जो ब्रह्मांड में जब ये ऊर्जा तरंगे जाती हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके सजातीय विचारों, सजातीय ऊर्जा को ले करके कई गुना बढ़ करके साधक के पास आती है, जिससे साधक को लाभ होता है। तो ये साइंस, क्वांटम फिजिक्स का नियम है कि कोई भी तरंग जब प्रोड्यूस होगी तो वो पूरा एक ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके वापस अपने सोर्स पे वापस आती है। और क्वांटम फिजिक्स ने ये बता दिया है कि हर विचार, हर भावना एक वाइब्रेशन है और उसको हम एनर्जी के रूप में स्टडी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। तो जैसे हम देखें कि अगर 2 लोग बैठे हैं और उनके विचार, उनकी भावनाएं सिंक्रोनी में, यानी कि मिलती हैं, तो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेवलप होगी, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस। दूसरी तरफ जब 2 लोग बैठे हैं जिनमें मतभेद है तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे को नेगेट करेगी, यानी कि नेगेटिव वाइब्रेशन, और इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किस तरह से मंत्र जब से मस्तिष्क का आकार बढ़ता चला जाता है, इस पे भी स्टडीज हुई हैं, ये भी एमआरआई स्टडीज हैं। और ये रिसर्चेस हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक ने करी हैं। ये डॉक्टर हार्वर्ड स्ट्रींगल हैं जिन्होंने ये कहा कि एक बार के उच्चारण से लगभग 1,10,000 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स हार्टजेल हैं, इन्होंने संस्कृत इफेक्ट पे स्टडी किया। डॉक्टर रमा जयसुंदर एम्स की हैं, एम्स में एक
स्टडी हुई है आपकी गायत्री मंत्र के ऊपर, उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिससे उनको मालूम चला कि किस तरह से गायत्री मंत्र के उच्चारण से मानसिक शक्तियों में वृद्धि पाई गई। अब योग आसन हम क्यों बताते हैं? क्योंकि योग आसन मात्र एक व्यायाम है जो कि मांसपेशियों में मजबूती और शिथिलता एक साथ लाता है। तो ये एंटीनेटल योग में हम अपनी गर्भवतियों को प्रशिक्षित करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी रीढ़, लोअर एब्डोमेन, जांग, वेजाइनल, वल्वल, पेरिनियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके सामान्य प्रसव की प्राप्ति कर सकती है। साथ साथ उनका स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और वो मेंटली और फिजिकली एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाती है। प्राणायाम का महत्व आप सब कोविड टाइम में समझ ही गए हैं। प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम। हम जो प्राण तत्व मौजूद है प्रचुर मात्रा में, जो एक चैतन्य तत्व है, वो हमारे आसपास प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में मौजूद है, उसको धारण करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्राणायाम। और इसके माध्यम से क्या होता है कि जो प्राण तत्व हमारे अंदर जा रहा है वो हमारे ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ये कुछ प्राणायाम हम गर्भवती माताओं को कराते हैं, जैसे नाड़ी शोधन है, प्राण आकर्षक है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ओम उच्चारण भी हम प्राणायाम के साथ कराते हैं। और इसके पीछे की, हर एक के पीछे की साइंस है, विशेष करके जैसे जो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम है, ये क्या करते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बैलेंस करते हैं। सिंपैथेटिक अर्थात सूर्य नाड़ी, और ये अगर एक्सेसिव स्टिमुलेट हो जाएगी तो मनुष्य जो है विचलित हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, वो स्थिर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ अगर पैरासिम्पैथेटिक या कि चंद्र नाड़ी अत्यधिक स्टिमुलेट हो जाएगी तो वो ना केवल रिलैक्स होगा बल्कि डिप्रेशन में चले जाएगा। तो एक सक्रिय जीवन के लिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस में होना बहुत ही आवश्यक है, और ये काम प्राणायाम के माध्यम से किया जा सकता है। और किस तरह से ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भोजन आहार जो है, जो आपको मैंने बार बार एपिजेनेटिक्स में के माध्यम से सभी तरह की स्लाइड्स दिखा के आपको समझाया कि संतुलित, सात्विक और संस्कारित, ये 3 कैटेगरीज पूर्ण होनी चाहिए गर्भवती के भोजन की। संतुलित हम सब जानते हैं कि हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हो, उनका न केवल मात्रा, उनका अनुपात, परिमाण सब उचित होना चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भोजन सात्विक हो, संस्कारित हो। जितना भोजन सात्विक होगा उतना उसके अंदर प्राण तत्व मौजूद होगा। ये आज विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है। विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया है कि वो एक, जैसे हम संतुलित भोजन का पिरामिड दिखाते हैं, वो वाइब्रेशनल एनर्जी का पिरामिड दिखाते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि जितनी ताजी सब्जी फल लेंगे हम, उतना प्राण तत्व उसमें ज्यादा होगा, तो वो हमारे को ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। दूसरी तरफ जितना आप मीट, मांस, प्रोसेस्ड फूड जैसे बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, इसका सेवन करेंगे, इसमें बिल्कुल भी प्राण तत्व नहीं होता है। इट इज वेरी लो इन वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये जो है हमारे लिए लाभ तो देते नहीं, उल्टा हानिकारक होते हैं। तो भोजन हमको सात्विक लें, जो कि ताजा हो, सुपाच्य हो, पौष्टिक पदार्थों से युक्त हो, उसमें जीवन रक्षा के सभी पदार्थ मौजूद हो। और संस्कारित करने की विधा मैंने आपको पहले बताई कि किस तरह से गायत्री मंत्र बोल करके, प्रसाद लगा करके, भगवान को ऑफर करके, और बलि वैश्य यज्ञ जो एक छोटा सा यज्ञ है जिसमें हम रोटी के, एक छोटी रोटी बना के उसके 5 टुकड़े करके घी चीनी मिला करके अग्नि को समर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र के माध्यम से 5 आहुतियां देते हैं, और इससे हमारा भोजन संस्कारित होता है। लगातार 40 दिन करेंगे तो घर की ऊर्जा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। और इसी तरह से पानी को भी अभिमंत्रित करके हमको ग्रहण करना चाहिए। पानी के अंदर सबसे ज्यादा पावर होती है हमारे विचारों को, भावनाओं को, हमारी उसको एब्जॉर्ब करने की। इसीलिए आप देखते हैं हम जल जो है रख करके जप करते हैं, और उस जल को सूर्य को
सूर्य को अर्घ दे करके और बचा हुआ जल थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं। ये साइंटिस्ट हैं इमोटो जापान के, जिन्होंने वाटर क्रिस्टलाइजेशन पे स्टडी करी। उन्होंने देखा जब अच्छी भावनाएं दी गई तो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन एक ब्यूटीफुल पैटर्न के रूप में हुआ, लेकिन जब नेगेटिव बोला गया तो जैसे उन्होंने कहा मैं तुमको मार दूंगा या यू फूल, तो देखिए कितने एबनॉर्मल पैटर्न्स ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन के डेवलप हुए। तो इसीलिए हमको गर्भवती माता को बताना है कि भोजन का और जल का अभिमंत्रित होना, संस्कारित होना इसलिए आवश्यक है। ये कोई एक मतलब कोई एक ये अंधविश्वास की प्रक्रिया नहीं है, ये पूर्णतः साइंटिफिक है। इसी तरह से स्वाध्याय करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से हम दो काम करते हैं, एक तो अपना अध्ययन और एक ज्ञान अर्जित करते हैं। तो स्वाध्याय हम भले ही थोड़ा करें, लेकिन उस स्वाध्याय को करने के बाद उसका चिंतन मनन करें, जिससे कि वो भाव माँ के माध्यम से बच्चे के अंदर जा सके। जैसे एक अच्छी कहानी पढ़ी, उसको बार बार मन में दोहराएं, तो जो वो कहानी के गुण है, जो कहानी की शिक्षा है, वो बच्चा ग्रहण कर सकेगा। तो इसी प्रकार से रोज एक नई कहानी पढ़ के, रोज एक छोटी छोटी नई पुस्तक पढ़ के हम बच्चे के अंदर गर्भ से ही कई गुणों की अभिवृद्धि कर सकते हैं और एक विलक्षण, प्रतिभाशाली, उच्च स्तरीय व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। संगीत के साथ मैंने आपको संगीत का महत्व बताया। संगीत में हम उसको कई तरह के गर्भ संगीत देते हैं, जो कि दिन के कई रागों पे आधारित होते हैं। जैसे सुबह के जो हमारे गीत हैं वो राग भैरव पे आधारित होते हैं, रात के राग गीत जो होते हैं राग यमन पे आधारित होते हैं, क्योंकि इसका तब अधिक प्रभाव पड़ता है। अपनी दिनचर्या में माँ संगीत को जब इंक्लूड करती है तो वो प्रफुल्लित रहती है, प्रसन्नचित रहती है, किसी प्रकार का स्ट्रेस उसको नहीं होता। साथ में जो न्यूरोजेनेसिस, साइनेप्टोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो तेजी से डेवलप करती रहती है गर्भ शिशु में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर सीख सकती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरन्यूरोनल कनेक्शंस बढ़ते हैं। म्यूजिक अगर माँ गुनगुनाती है, संगीत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती है या मात्र सुनती है, तो उसके अंदर न केवल एकाग्रता बढ़ती है, बस उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, स्ट्रेस कंट्रोल में रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में बढ़ोतरी आती है। और ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस आज प्रूव हो चुकी है कि बच्चे के आगे के सफल जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवाद, जो गर्भ संवाद है, वो भी हमने आपको बताया किस तरह से इंपॉर्टेंट है, और वो एक तरह का पोषण है बच्चे के सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए, क्योंकि जिस तरह से तेजी से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, यदि उन न्यूरॉन्स को पर्याप्त मात्रा में स्टिमुलस नहीं मिला तो जो एक्सेसिव न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रूनिंग कहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 2 साल का बच्चा होता है उसका जो ब्रेन आर्किटेक्चर होता है वो ऑलमोस्ट अडल्ट ब्रेन के बराबर होता है। तो 2 साल पे अगर 2 साल तक यदि हमने बच्चे को नई नई चीजें नहीं सिखाई तो उसके जो एक्सेसिव न्यूरॉन्स होंगे वो डीजेनरेट कर जाएंगे। तो जो प्रकृति का अनुदान हमको मिला था एक्सेसिव न्यूरॉन्स के माध्यम से, उसका हम पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो जहां तक है मैंने एक विस्तृत सब्जेक्ट को से शायद न्याय करने की कोशिश की है। आशा है आप लोग को इससे लाभ हुआ होगा। और इसका जो उद्देश्य है वो हम चाहते हैं कि बैलेंस्ड पर्सनालिटीज के बच्चे पैदा हों, जो कि भावनात्मक भी हो, संवेदनशील भी हो, पर विचारवान भी हो, विवेकवान भी हो, उनके इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल कर सकें, नियंत्रण में रख सकें। और जो आज की पीढ़ी की समस्या है कि इतनी जल्दी आवेश में आ जाते हैं, बात बात में डिप्रेशन पे चले जाते हैं, बढ़ते हुए सुसाइड इसका साक्ष्य है, ये ऐसा ना हो और हमारी धरती ऐसे प्रसन्नित चेहरों से पूर्ण हो, इसके लिए ये हम गर्भ संस्कार के लिए आपका आह्वान करते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दिखाती हूँ जो हमारे यहाँ चल रहे हैं। जैसे ये GSVM कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में हमारे कानपुर में 9 तारीख को प्रधानमंत्री गर्भ जो योजना है उसके अंतर्गत ये चलता है। ये बहुत सारे डॉक्टर्स के बीच में प्रोग्राम्स हुए, जैसे ये दिल्ली में हुआ, ये DY पाटिल मुंबई में, ये नागपुर की गायनी सोसाइटी के बीच में, यवतमाल में, कोयम्बटूर में, अनेक जगहों पे ये हो चुके हैं। साथ में ये देखिए कॉन्फ्रेंसेस में, ये
AICOG 2020, AICOG जो गायनेकोलॉजी की एक कहते हैं कुंभ का मेला, सबसे बड़ा कांग्रेस जो होती है वर्ष की, उसमें 2020 लखनऊ में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी ने सब्जेक्ट को प्रेजेंट किया। उससे पहले WWWCon 2018 कानपुर में ये सब्जेक्ट लगभग 600-700 डॉक्टर्स के समक्ष प्रस्तुत हुआ। और सबसे पहले ये 2015 में डॉक्टर गायत्री दीदी ने आकर के हमारी नेशनल UPCOG कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट किया था। हम नर्सिंग स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी इस विषय में ट्रेन करते हैं, टीचर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं। KGMU में 2 बार ये प्रस्तुत हो चुका है। अब मैं आप लोग का आह्वान करना चाहूंगी कि इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, गायत्री परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करें, जिससे कि हम हर गर्भवती माता को इस से जोड़ सकें, हर आने वाली संतान को संस्कारवान, विवेकवान, बुद्धिवान बना सके। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप विश्वास मानिए, अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के अनेकों आशीर्वाद, अनेकों अनुदान आपके जीवन में बरसेंगे, लिटरली बरसेंगे। उनकी अनुकंपा को आप साक्षात महसूस करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर संगीता सारस्वत मैम, बहुत ही वंडरफुल आपका प्रेजेंटेशन था। और जैसे कभी बच्चे बिगड़ने लगते हैं और उनको डांट के सिखाया जाता है तो वो नहीं समझते, तो जो माँ है वो उनके सिर के ऊपर हाथ फेर के उन्हीं की भाषा में उनको समझाती है कि इसको ऐसे करना है। तो आज की जो पीढ़ी है डॉक्टर्स के लिए तो खैर एक गाइडेंस पूरा प्रेजेंटेशन था, पर ये प्रेजेंटेशन स्पेशली अगर यहाँ पर जो आपके कुछ हमारे कुछ ANC के पेशेंट्स भी जुड़े होंगे तो उनके लिए भी एक ये बहुत ही प्यारा सा प्रेजेंटेशन था, जिसमें कि माँ जिस तरह ये बताती है कि बेटा अगर तुमने इसको इस तरह किया तो इससे ये भला होने वाला है। बहुत ही अच्छा था मैम। हमारे साथ डॉक्टर वैद्य अरविंद पाठक जुड़े हुए हैं, जो छोटा सा अपना कुछ अनुभव बताना चाहते हैं और साथ ही वो आपका जो आज का लेक्चर हुआ उसके ऊपर कुछ बोलेंगे। और उसके बाद युवा सब जुड़े रहे, हम छोटा सा एक कुछ करेंगे इसके बाद युवा उत्सव पर। तो वैद्य अरविंद पाठक सर प्लीज आइए। जी प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक। मैं 18 साल से आयुर्वेद का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो बहुत चैलेंजिंग केसेस आते हैं, तो मैं कुछ केसेस बता रहा हूँ। तो मेरे पास एक मुंबई बॉम्बे स्टॉक मार्केट के कोई बहुत बड़े शेयर ब्रोकर थे, उनकी बेटी को सेरेब्रल पाल्सी हुआ था, ब्रेन का पैरालिसिस हुआ था। तो अब हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हम लोग हेतु निकालते हैं कि क्यों हुआ ये। उनका सब मैंने वो देखा तो ये मिकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड था और उसकी वजह से फीवर आया था, मेनिंजियल फीवर आया, ये सब हुआ। लेकिन मैंने हेतु निकाला कि क्यों हुआ ये सब, क्या हुआ। तो चरक संहिता के शारीरिक स्थान में 8वां चैप्टर में बताया है कि हम गर्भिणी को क्या क्या करना चाहिए, नहीं तो गर्भोपघातकर भाव मतलब उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो उसमें बताया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर मैथुन नहीं करना चाहिए, मतलब सेक्सुअल जो भी है वो सब नहीं करना चाहिए, फिर मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो हाँ, तो ये जो लेडी थी मतलब बहुत फेमस है, वो CNBC चैनल में आती है वो मैडम, उनकी बेटी को हुआ था। तो मैंने उनका हेतु निकाला, तो हेतु से ऐसे पता चला कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो 4थे महीने में उनकी जो मेड थी, घर में जो काम करने वाली बाई थी, उन्होंने बेसिन साफ नहीं किया था। तो इतना ज्यादा क्रोध किया उन्होंने, इतना क्रोध किया कि अपने हस्बैंड को कहा कि इसको मारो, और वो बहुत जोर से मारे और वो बहुत कलह का स्थिति हो गया। और ये क्रोध में थी, अहंकार के वजह से कि पैसा है हमारे पास। तो वो जाते जाते बद्दुआ देके गई वो, और फिर इनकी जो संतान हुई, एक ही संतान है और उसको सेरेब्रल पाल्सी हुआ है। तो यह हेतु मिलता है कि अति क्रोध किया तो होता है। अभी आपने जैसे बताया कि अच्छे चीज बताई कि ये होता है वो होता है, हमें विकृतियां भी जाननी चाहिए कि क्या होता है अगर गर्भ संस्कार नहीं किया गया। तो मेरा MD और PhD हुआ है ये मतलब साइकोलॉजिकल आयुर्वेदिक जितने टर्म्स हैं, जैसे संतप्त मन, तप्त मन, संशुद्ध मन, इन सब पे हुआ है मेरा रिसर्च हुआ है। और मैंने जो साइकेट्रिक वार्ड्स है वहां पे रिसर्च किया है। तो जितने भी पागल लोग होते हैं, उन्मादी रोग रहते हैं, या जिनको कन्वर्जन्स आते हैं, सीजर होता है, तो उसमें आयुर्वेद में बताया है कि उनका मन जो रहता है कमजोर रहता है,
और रज और तम के वजह से आवरण होता है, मलिन खाना पीना, ये सब होता है। तो उनका हमने और हेतु निकाला डीप में, तो ऐसा पता चला कि जब उनकी माँ प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने ऐसे हेतुओं का सेवन किया जो चरक संहिता से मैच होता है कि मतलब मैथुन किया, फिर क्रोध किया, द्वेष किया, चुगली की, ईर्ष्या किया, यह सब का इफेक्ट होता है। मतलब और उससे फिर संतानें जो होती हैं वो मतलब सिजोफ्रेनिक रहती हैं, फिर कोई ना कोई मानसिक विकृति जिंदगी भर रहती है, उनको मन से कमजोर रहते हैं। तो जो चीज बताया है ग्रंथों में अपने आयुर्वेद में वो 100% सही है। मुझे यही बताना था। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। वही है, आप लोग इसमें जुड़िए और गर्भवती माता को उन्हीं की भाषा के साथ बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके जब हम समझाएंगे ना, और इस तरह के वीडियोस आपके पास हो तो उनको शेयर करिए। हाँ, मेरे पास वीडियोस भी हैं और हेतु निकालते निकालते पता चलता है कि गर्भवती माता ने ऐसा किया तो उनके बच्चे जो हुए वो मानसिक रोगी हुए, मतलब पागल ही हुए, मतलब एक तरह से वो पूरी जिंदगी भर साइकेट्रिक मेडिसिन खा रहे हैं, ऐसा होता है। साइंटिफिक स्टडीज को पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा से ज्यादा लाना चाहिए। और मैम बहुत हर्ष के साथ बताती हूँ कि जो मेरा बेटा है उसका मैंने गर्भ संस्कार किया था उस समय, और भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा बच्चा है। और मुझे लगता है कि सब डॉक्टर्स को अपने ऊपर भी सबको करना चाहिए, जिससे वो और कॉन्फिडेंस के साथ समाज में ये बात बोल पाए। अभी मैं इस फोरम से 2 युवा हमारे वैद्य हैं, डॉक्टर वैद्य शिल्पा यरमे और वैद्य अरविंद पाठक जी, साथ में वैद्य नवीन जोशी जी, जो कि आयुर्वेद के प्रोपेगेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं और सेल्फलेसली कर रहे हैं। ये सारे लोग बहुत ही बिजी प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत एकेडमिशियंस हैं, और अपना समय निकालकर आयुष दर्पण पर अपने लेक्चर्स और अपनी सीरीज वगैरह देते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं डॉक्टर नवीन जोशी सर, आप हैं अभी जुड़े हुए? डॉक्टर नवीन तो मैं आपका मैं फेलिसिटेशन सर्टिफिकेट शेयर करता हूं, एक हमारी तरफ से टोकन ऑफ। सबसे पहले संगीता मैम का कर दीजिए। जी जी। जोशी सर, हम इसको कर देते हैं, कर दिया मैंने। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैं मैडम संगीता मैडम को मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं, और हम आयुष दर्पण की टीम की ओर से हम आपको ये एक छोटा सा टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं। आपने गर्भ संस्कार के बारे में इतना अच्छा जो मैं देख रहा था कि वो फेसबुक पर भी काफी हमारे यह चिकित्सक, युवा चिकित्सक उससे जुड़े हुए थे, और अभी भी यहाँ जूम पे भी देख रहा हूँ कि मोर देन 90 के आसपास लोग यहाँ जूम पे जुड़े हुए हैं। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी कि मैडम आपने अपने इतनी व्यस्त शेड्यूल में से अपना समय निकाल करके इतना अच्छा व्याख्यान दिया। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद डॉक्टर वंदना पाठक जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने आपने इतने अच्छे स्पीकर को आयुष दर्पण के मंच पे लाए। मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वंदना जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना नहीं चाहिए अभी, मैं एंड तक जुड़ना चाहती हूँ, पर एक इमरजेंसी आ गई है, तो मे आई लीव प्लीज? आप वंदना जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। Could you wait for only 2 minutes? बस 2 मिनट मैम। Definitely. There's a message from Vice Chancellor Abdul Kalam Technical University. Okay. आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, और राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ साथ विवेकानंद जी के का भी जन्म दिवस है। इस अवसर पर आप सभी श्रेष्ठ और शुद्धिजनों को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन पे हम लोग डॉक्टर नवीन जोशी, जो कि एक प्रख्यात वैद्य हैं और आयुष दर्पण के फाउंडर भी हैं, उनका सम्मान विश्वविद्यालय की तरफ से कर रहे हैं।
डॉक्टर नवीन जोशी का बहुत सा काम आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए मैं और पूरा एकेटीयू परिवार इस बात से अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर नवीन जोशी का आज जो है वो इस तरह से सम्मान कर रहे हैं। आप यशस्वी हों, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और आयुर्वेद को भी आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी एकेटीयू परिवार की और सभी की तरफ से, परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। नवीन जोशी सर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। आपने मुझे पहले भी, जब आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में वाइस चांसलर थे, तब भी मैंने वहाँ तब रिसोर्स पर्सन के रूप में आया था और मुझे याद है कि आपने तब भी मुझे सम्मानित किया था। आपके इस मोटिवेशन के कारण मैं आगे भी अपने इस प्रकार के कार्य करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। डॉक्टर शिल्पा यर्मे मैम, हम और पूरा परिवार, आप भी परिवार की सदस्य हैं, पर फिर भी आप जो बराबर ऑर्गेनाइज करती हैं और लेक्चर सीरीज देती हैं, उसके लिए आयुष दर्पण आपको फेलिसिटेट कर रहे हैं। नवीन जोशी सर, प्लीज दो शब्द शिल्पा मैम के लिए बोलिए। शिल्पा यर्मे पाटिल जी, आप सेल्फलेसली आयुष दर्पण के लिए लगातार काम कर रही हैं। हम आपको अपनी टीम का मेंबर मानते हैं, लेकिन फिर भी हम उत्साहवर्धन और मोटिवेशन के लिए हम अपने ऐसे टीम के मेंबर्स को जरूर हम मोटिवेशन देते हैं। आज आपका जो है यंग डायनामिक स्पीकर के रूप में आपने बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपना कार्य जारी कर रखें और आपके लिए एक उत्साहवर्धन के लिए ये एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं थी सर्टिफिकेट। नहीं, जरूरत कुछ भी नहीं है, लेकिन जरूरत है भी, क्योंकि हम और कुछ नहीं दे सकते हैं, पर हम याद कर सकते हैं। जी सर, बस सहयोग की जरूरत है, बाकी कुछ तो नहीं। हम सहयोग करते रहेंगे। वैद्य अरविंद पाठक जी, थैंक यू आयुष दर्पण फॉर दिस। वैद्य अरविंद पाठक जी बहुत हमारे सेल्फलेसली, बिना किसी उसके, बहुत इनके फ्रेंड फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं जो इनके क्लिनिकल लेक्चर्स अटेंड करते हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि ये काफी समय से मेरे साथ जुड़े थे, पर इनके प्रतिभा को मैं कई बार इनको बोलता था कि वैद्य जी आप लेक्चर लीजिए, कहते थे नहीं सर, इतने बड़े बड़े लोग लेते हैं, मैं कहाँ पर। मैंने चरक संहिता, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर क्लिनिकल नॉलेज आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाने का तरीका, हालांकि ये शिक्षक संवर्ग से नहीं है, ये प्रैक्टिशनर हैं, पर इनके पढ़ाने का तरीका अद्भुत है। हम आपको भी वैद्य जी, अरविंद जी, आपके सेल्फलेस एफर्ट के लिए हम आपको यंग डायनेमिक स्पीकर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। आप हमारी टीम के एक मुख्य स्तंभ हैं, जैसे वैद्य शिल्पा यर्मे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोशी सर, वोट ऑफ थैंक्स आप देंगे या शिल्पा मैम देंगी? मैम शिल्पा मैम दे देंगी, क्योंकि निगम सर का लेक्चर चल रहा है, तो मैं वहाँ पे, डॉक्टर शिल्पा जी आप इसमें वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए। मैम, यस यस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संगीता सारस्वत मैडम। नवीन जोशी सर, सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर वंदना पाठक, इतने अच्छे स्पीकर को लाने के लिए। शायद ये आपका पहला प्रोग्राम है। एज ए ऑर्गेनाइजिंग के तौर पर मैं आगे आपको शुभेच्छाएं देती हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करेंगी, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। डॉक्टर अरविंद पाठक सर, जो कि आज दिन भर लगातार लेक्चर देते हैं, फिर भी आज पूरा समय हमारे साथ है, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर नवीन जोशी, जो इस युवा के मुख्य प्रेरणा स्रोत है आयुष दर्पण के, जो लगातार सवेरे से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं आयुष दर्पण के काम में। तो हम सभी मिलके निश्चित रूप से आयुष दर्पण और आयुर्वेद को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं जरूर आज के दिन कहना चाहूंगी। और जो भी काम है वो सेल्फलेस ही है, बस आयुर्वेद और बाकी जो सभी हम प्रोग्राम्स करते हैं उसके द्वारा अलग अलग लेवल, अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम हमारे जनजीवन में या हमारे समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे थे और करते रहेंगे आगे भी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आयुष दर्पण, थैंक यू ऑल। मैम प्लीज एक्सेप्ट आवर इन्विटेशंस वंस अगेन, जब भी हम आपको बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली थैंक यू, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Shall I take leave now? Yes, yes.
जी आ रही है। अनुराग अहिरवार जी